रेशियो में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफिशिएंसी रेशियो में मैंने ये बताया था कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट, उसका एक काम होता है इन्वेंट्री सेल करना। तो इन्वेंट्री सेल करने में कितनी अच्छी है उसके लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर निकालते हैं, डेज में निकालते हैं ज्यादातर। दूसरा काम उनका ये होता है कि पैसे रिकवर करना, जो आपने उधार पे माल बेचा है उन पैसों को रिकवर करना। किससे रिकवर करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल से। किसको उधार पे माल बेचते हैं? ट्रेड रिसीवेबल को। तो ट्रेड रिसीवेबल से जितनी जल्दी हम पैसा रिकवर करेंगे उतना ही अच्छा है। तो हमारी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर करने में, हमारी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर करने में, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेशो यूज करते हैं। वो कहलाता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, उसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अच्छा, इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भी कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी एक बार वर्ड आया पेपर में, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वर्ड भी आया इसके लिए। ये हमें क्या बताता है, ये रेशो हमें ये बताता है कि हम जो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिकवर कर रहे हैं ना, उसमें कितनी देर लगाते हैं, कितनी जल्दी उससे पैसा रिकवर करते हैं, कितने डेज स्पेंड करते हैं। अच्छा, ये डेज में निकलता है। एफिशिएंसी रेशियो तकरीबन डेज में होते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर डेज में होगा, ट्रेड रिसीवेबल से कितनी जल्दी पैसा रिकवर करते हो ये डेज में होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये रूल बड़ा आसान है। लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ऊपर क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगा। पहला लफ्ज कौन सा आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर में पहला लफ्ज क्या था, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री ऊपर आएगा। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, तो ऊपर भी क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। इसके बाद हम ट्रेड पेबल वाला भी सीखेंगे, तो उसमें सबसे पहले ऊपर आएगा ट्रेड पेबल आएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, हमें रेशो निकालना है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए अभी तक। ठीक है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। हमने उधार पे सामान सेल किया था लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने उधार पे सामान कितना सेल किया था। हमने उधार पे सामान कितना सेल किया था, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, उसको प्यार से हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स। तो ये एक रेशियो आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 365 से। हम अमूमन डेज में निकालते हैं, तो डेज में जब भी आंसर निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 365। एक बार ए लेवल में वीक्स में भी आया है, उसने कहा है वीक्स में निकालो, तो साल में 52 वीक्स होते हैं, तो आप फिर मल्टीप्लाई बाय 52 करेंगे अगर वीक्स में पूछा हो। ठीक है, अच्छा जी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कलेक्शन पीरियड में क्या बताता है कि हम रिसीवेबल से पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगाते हैं, कितने डेज हम उसको मतलब लिवरेज दे रहे होते हैं, कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं पैसे निकालने में। तो ऊपर आएगा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। सर ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा या एवरेज आएगा? तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, हम क्लोजिंग लेते हैं। हम क्या लेते हैं, क्लोजिंग लेते हैं। जिस तरह इन्वेंट्री में एवरेज था ना, यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो एवरेज लेना चाहिए, लेकिन अब ए लेवल्स में इस तरह का फॉर्मूला बना हुआ है, आसानी के लिए क्लोजिंग ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो ट्रेड रिसीवेबल की फिगर क्लोजिंग वाली आएगी। ओपनिंग भले दी हुई, आपने कुछ भी नहीं करना, डिवाइड करना है क्रेडिट सेल से। दोबारा बता दूं, क्रेडिट सेल से। ये जो है ना, क्रेडिट का वर्ड जहन में होना चाहिए, टोटल सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल से। और मल्टीप्लाई बाय 365 करना है। ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या बताता है कि रिसीवेबल कितनी देर लगाता है पैसे देने में। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर क्या बताता है, हम कितनी देर लगाते हैं पैसे पे करने में। हमें किसको पैसे देने होते हैं, ट्रेड पेबल को देने होते हैं। तो ट्रेड पेबल को हम कितनी जल्दी पैसे देते हैं, कितनी देर से पैसे देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, वो हमें पता लगेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर से। ठीक है, अच्छा जी। तो मुझे बता सकते हैं पहले क्या आएगा यहाँ पर, जैसे इन्वेंटरी ट्रेड टर्नओवर में पेबल। ट्रेड पेबल आएगा, शाबाश। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड पेबल, और यहाँ भी क्लोजिंग लेना है आपने। यहाँ भी क्या लेना है बेटा, आपने क्लोजिंग उठाना है। तो हम लिखेंगे ट्रेड पेबल
ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे? अब ये हम इससे क्या चीज बाय कर रहे होते हैं? गुड्स, और उसको हम क्या कहते हैं? परचेजेस कहते हैं। तो यहाँ आपने क्रेडिट परचेजेस माइनस करनी है, क्योंकि कैश परचेज में आपका ट्रेड पेबल अराइज ही नहीं होता। और मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 365, मल्टीप्लाई करना है 365 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा डेज में आएगा। और रूल याद कीजिएगा, जब भी डेज में आंसर निकालना हो ना, आपने डेसिमल में नहीं लिखना आंसर, आप उसको अपवर्ड राउंड कीजिएगा, अपवर्ड राउंड कीजिएगा। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम सारी चीजें कवर कर लेते हैं एफिशिएंसी रेशियो की, ठीक है? तो एग्जांपल दे रहा हूँ। वीक में हो फिर वीक में हो तो मल्टीप्लाई बाय 52। हमारे कोर्स में जो फॉर्मूला है वो डेज में है, जो रिसेंट सिलेबस आया ना उसमें फॉर्मूला डेज में है, तो वो डेज में ही देगा। वीक का मैंने इसलिए बताया कि पुराने जमाने के आप पेपर करते हैं 2012 के 13 के, तो उसमें इशू ये आता है कि उसमें वीक आ रहा होता था, वो उस जमाने के सिलेबस के हिसाब से, इसलिए बताया। अब जो पेपर आएगा वो डेज के हिसाब से ही होगा, वो वीक के हिसाब से कभी नहीं देगा, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक सवाल दे देता हूँ। फॉर सपोज हमारी सेल्स हो रही थी, फॉर सपोज सेल्स थी हमारी 3 लाख, ठीक है? और हमारी परचेजेस हुई थी, बेटा जो कॉस्ट एडमिट करते बंदे को भाई, परचेजेस हुई थी हमारी पास 1.5 लाख। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। इज एवरीथिंग ओके माशाल्लाह बेटा? यस सर। और ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे पास थे, वो थे हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल कितने कर दें? ये कर देता हूँ मैं 50, 1.5 लाख कर देता हूँ, 1.5 लाख का आधा 15,000 कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद कर देता हूँ हमारे पास ट्रेड पेबल की बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स जो थे हमारे पास वो थे कितने? 1.5 लाख है, 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है? 1 लाख का 5,000 कर देता हूँ, ठीक है? ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ वैल्यूज, बल्कि 10,000 कर देता हूँ, हाँ 5,000 चले। नीचे आपको कहता है 70% ऑफ सेल्स वाज ऑन क्रेडिट। हमने जो 70% सेल्स की थी वो हमारी किस पे थी? क्रेडिट के ऊपर थी, ठीक है? और 80% ऑफ परचेज वाज ऑन क्रेडिट। जी बेटा, आप में से कोई मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा मौजूद है तो कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, फिर मैं करा देता हूँ। ऊपर फॉर्मूला मेंशन है, वैल्यूज पुट करनी है, डेज में आंसर निकालना है, और आंसर होल नंबर में होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और अपवर्ड राउंड करना है आपने। सर ट्रेड सर 26 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। सर ठीक है, हम देख लेते। 27 27 कोई कह रहा है 26, नो इश्यूज बेटा, हम देख लेते हैं। सर 27 हो जाएगा अगर आप वर्ड करेंगे तो। 27 हो जाएगा ना, ठीक है? अच्छा, सर ये ट्रेड ख्याल करना पेबल्स हैं जी 16। ठीक है, ओके। सो ट्रेड रिसीवेबल पहले हम लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में हमारे पास ऊपर क्या आएगा? 15,000 आएगा, हमने 15,000 लिखा, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। तो क्रेडिट सेल्स जो है ना हमारे पास, ये जो 3 लाख आ रहा है इसका 70% है, ठीक है? तो 3 लाख का 70% निकालेंगे, आई थिंक सो ये हो जाएगा 2,10,000, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 365। तो पहले मुझे डेसिमल वाला आंसर बताएं, वो क्या आया? 26.07। 26.07, ठीक है ना? अब इसमें ये कि हम अपवर्ड ही जाएंगे, 26.00 फिर 7 होता तो फिर चलो ठीक है, आप 26 लिख देते, इसमें अपवर्ड ही कर दीजिएगा। आप ओरिजिनल आंसर भी लिखिएगा पेपर में,
जो 26.07 आया, और उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके लिख दीजिएगा 27 डेज लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें राउंडिंग ऑफ अपवर्ड होगी, यहाँ मैथमेटिक्स का रूल मत अप्लाई करना, क्योंकि डेज कभी पॉइंट में नहीं होते। कभी कभार होता है घर में आपको शीट का काम करवाना होता है, ये वुड की शीट्स आती हैं, तो फॉर सपोज शीट डेट लगनी होगी, डेट शीट लगनी होगी, लेकिन आपको पूरी 2 शीट बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि दुकानदार आधी शीट कभी नहीं बेचता। तो सेम एज यहाँ भी ये सीन है कि पॉइंट्स में डेज नहीं आते तो हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेड पेबल की तरफ आ जाते हैं सर। लेकर आ जा, देख लेंगे। ट्रेड पेबल 5000 है, मैंने 5000 लिखे, डिवाइडेड बाय करेंगे सर इसको क्रेडिट परचेज से। 1.5 लाख है हमारे पास, 80% कितना आया था उसका 80%? सर 120,000। 120,000 मल्टीप्लाई बाय 365, तो बताएं बेटा ये कितना? 15.2 एग्जैक्ट 16 आया। 15.2 अपलोड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 15.20. 15.20 है सर। ओके ओके जी। ठीक है ठीक है बेटा, आप सब सही बोल रहे हैं, 16 आंसर है। मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, मैं आपको पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि बच्चे ने खाली राउंडिंग ऑफ प्रॉपर नहीं की, उसने उस पे मार्क्स काटे, 6 मार्क्स बेचारे के काटे खाली राउंडिंग ऑफ नहीं सही नहीं करने पे। ये ख्याल करना है बेटा। यहाँ तो कोई सवाल? सर जी बेटा। सर ये 15 आंसर होगा ना, 16 कैसे होगा? मैं ये कल बहुत बहस कर चुका हूँ इसके ऊपर। देखें, हम जब आंसर डेज में निकालते हैं ना, डेज में या यूनिट में, यूनिट तो आगे की चीजें ब्रेक इवन पॉइंट में आएगी, हम जब आंसर डेज में निकालते हैं ना, डेज में, तो डेज पॉइंट में नहीं होते, डेज पूरे होल काउंट होते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं और वहां 1.5 दिन गुजारे, सिर्फ 1.5 दिन गुजारे, बिल कितना भेजेंगे आपको? 2 दिन का या 1.5 दिन का? वो 2 दिन का सर। 2 दिन का भेजेंगे। वहां ये थोड़ी होता है कि आपने 24 घंटे गुजारे एंड देन 6 घंटे और गुजारे तो वो बिल भेजेंगे 1.25 डेज का। ऐसा नहीं होता, वो आपका सेकंड डे पूरा काउंट कर देंगे। उनका एक टाइम होता है डिपार्चर का कि भाई इस टाइम पे आपने क्या नाम है लीव कर देना है, आपने एग्जिट हो जाना है। अगर उस टाइम के बाद आप स्टे कर जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो वो आपका दूसरा दिन काउंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेज में जो आंसर है ना, वो जो डेसिमल में अगर आंसर आ रहा है 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये अपवर्ड जा चुका है, अपवर्ड जा चुका है, मतलब दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। जैसे यहाँ आंसर आ रहा है ना 15.20, तो आपकी बात सही है, 15 होना चाहिए, लेकिन हम 16वें दिन में दाखिल हो चुके हैं, तो 16 डे हो चुका है ये। तो इसको हम क्या रहे, अपवर्ड जाएंगे। सिर्फ डेज के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ डेज के लिए। बाकी जितने भी रेशियो हैं जिसमें परसेंटेज आ रही है, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम सीखा था प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रॉस, उनमें परसेंटेज में आंसर लिखते हैं। उसमें आप भले जो मैथ के रूल है 5 से ऊपर है तो 1 लिख दो, 5 से कम है ड्रॉप कर दो। उसमें फिर आप क्या करेंगे, 15.20 ना, तो ये 15 हो जाएगा। लेकिन उसमें मैंने बच्चों को रूल ये बताया था कि पेपर में कह देता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो वहां होल नंबर में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बताता जाऊंगा, जब सवाल आएंगे ना तो आपको सारी चीजें बताता इनका मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि जो हमारे रिसीवेबल हैं, ठीक है, वो कब कैश हो जाते हैं, मतलब कब वो कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं। अगर हम डेज की बात करें, हाउ फ्रीक्वेंटली अवर ट्रेड रिसीवेबल आर पेइंग अस मनी, या हाउ फ्रीक्वेंटली वी आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। हमने ट्रेड रिसीवेबल को उधार पे माल बेचा, वो 27 डेज लगाता है, जिस दिन हमने सेल की है उससे 27 डेज लगाता है पैसे देने में। ये अच्छा है या बुरा, इस पे बाद पे कमेंट करेंगे बाद में इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रेड पेबल टर्नओवर निकाला है, आंसर क्या आ रहा है 16 डेज। क्या शो करता है कि जिस दिन हमने माल परचेज किया था, हम विद इन 16 डेज उसको पेमेंट कर देते हैं, बंदे को विद इन 16 डेज पेमेंट कर देते हैं। ये अच्छा है या बुरा, इस पे आऊंगा इंशाल्लाह, कमेंट रहते हैं हमारे। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। अच्छा जी, चलें आगे एक सवाल और करते हैं। ओके, अब सवाल थोड़ा घुमाने वाला दूंगा, थोड़ा देखना कि हो जाए। फॉर सपोज सेल्स है हमारे पास 3 लाख, दिमाग चलना चाहिए बेटा आपका इस बार जो है। मार्कअप है हमारे पास
ढाई 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 मार्कअप कर देता हूँ 20% कर देता हूँ। मार्कअप है 20%। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 10,000। ठीक है, बल्कि 10,000 ज्यादा कर देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, कर देते हैं 40,000, बल्कि 30,000 कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000। ठीक है, एंड नीचे आपको कहता है कि 80% of sales was on credit। ठीक है, एंड 70% वही वाली बात of purchases was on credit। ठीक है, एंड देन ट्रेड रिसीवेबल आपको बताता है कितने हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपको दे देता है 80% है, सो मीन्स ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, 24,000 कर देते हैं, एंड ट्रेड पेबल हो जाएगा आपके पास कितना, ये कर देते हैं हम लोग 11,000 कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, दिमाग लड़ाएं जो आपने सीखे हुए हैं। आप देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जैसे इसमें परचेज नजर नहीं आ रहा, तो परचेज कैसे फाइंड होगा। समटाइम आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है चीजों की, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, लाइक आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो सोचें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई इक्वेशन बन जाए, इनकम स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी हो, उसमें परचेज आ जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो थोड़ा आपने सोचना है ये आपने। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है अपनी। तो कभी कभी पेपर में ज्यादा रेशो में क्या होता है, मिसिंग फिगर्स बहुत आते हैं, मतलब आपने ढूंढने होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर नहीं आ रही, अगर मैं आपको सवाल दे दूं कि भाई वो भी फाइंड करो, क्या कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर भी फाइंड करो। सवाल क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड करो। ठीक है, और ट्रेड पेबल टर्नओवर फाइंड करो, और इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड करो। ये तीनों डेज में होते हैं हमेशा। सर जी, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है वो 43.8। ठीक है, 43.8 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 44। ठीक है, ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, बाकी लोग भी करें, गलतियां होगी, परेशानी होने से, आपने अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। फिर हम करते हैं ए लेवल का खतरनाक एक सवाल करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे अगर हिम्मत कर लिया। सर मार्कअप जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लगता है ना? हाँ, इसको अगर तुमने मार्कअप मार्जिन सीखा तो फिर तो उसको, मैं तो बच्चों को ऐसी भी कराता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें इसको कन्वर्ट करना हो मार्जिन में, तो मार्जिन का तरीका ये होता है, तुम इसको पहले लिखोगे फ्रिक्शन में, कितना हो माइनस जाएगा 100। ठीक है, और मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना है। आखिर में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इसके आखिर में क्या आ रहा है, जो गिवन है पी आ रहा है, तो वो ऐड कर दो। कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हें उसको वो परसेंटेज में कन्वर्ट मत करना, वरना सवाल खराब हो जाएगा। इसको एज इट इज, इसी फ्रिक्शन को तुम एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, सेल्स के साथ, तो तुम्हारे पास जीपी आ जाएगा। ठीक है बेटा, सुनिएगा मेरी बात, बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो उन्होंने एससीपी मेथड नहीं सीखा हुआ, तो उनको फिर मैंने ये सिखाया है कि आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर दें। मसला ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारे पास सेल्स की वैल्यू गिवन है, हमें क्या चाहिए, जीपी चाहिए। तो वो बच्चे जो अब मार्कअप इस पे नहीं लग सकता, तो इसको मार्जिन में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखें 20/100, और ये जो 20/100 है मार्कअप है, आखिर में पी आ रहा है, तो ये 20 नीचे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/120। जी बेटा, सर सर ट्रेड परचेजेस रिसीवेबल टर्नओवर 30,000 आ रही है। 37 आ रहा है और वो 25 आ रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर। चले देखते हैं बेटा, सारा देखते हैं। अब सुने बेटा, मैं दोनों मेथड करवा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल, पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं एससीपी भी लगा देता हूँ, एस सी पी।
सुकून से देखें, मेरा जल्दबाजी नहीं करें। रेशोज जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे पीछे, आपका बता रहा हूं। चलें, सबसे पहले हम लिखते हैं परसेंटेज कितनी है 20, ठीक है, और मार्कअप दिया हुआ है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा सेल्स 120 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 लाख, मैंने 3 लाख लिख दी। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर फाइंड नहीं होगी तो परचेज फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बेटा, 2,50,000। 2,50,000। ठीक है ना। ये तो हो गया जिन लोगों ने एससीपी मेथड सीखा हुआ है। अब जो लोग मार्कअप मार्जिन करते हैं उनको मैं बता दूं, भाई हमारे पास 20% दिया हुआ था, मार्कअप लगता नहीं है सेल्स के ऊपर, तो जीपी फाइंड नहीं हो सकता। तो मैंने कन्वर्ट किया इसको फ्रिक्शन में, 20 अपॉन मैंने 100 पहले लिखा, उसके बाद पी दिया, पी मींस पॉजिटिव, ये मैंने ऐड किया, तो ये हो गया 20 अपॉन 120। इस 20 अपॉन 120 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 लाख के साथ, जो आपकी सेल्स है, तो आपके पास आ जाएगा जीपी। जीपी कितना आ जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है 50,000 आ जाएगा, ऐसे ही है जी सर 50,000 आ रहा है। 50,000 आ गया ना। इस 3 लाख में से ये जीपी माइनस कर दो 50,000, तो तुम्हारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कितनी आ जाएगी 2,50,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, एनी इशू? नो सर। नो। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें परचेज फाइंड करनी है। सर परचेज कैसे फाइंड करें, ट्रेड पेपर का तो अकाउंट बना नहीं सकते इनकम रिपोर्ट की तरह, तो हम इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। एक मिनट की जगह मैं इसको साइड लाइन कर दूं। जी, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। सर परचेज है 2,30,000। हाँ सर। एक मिनट में लिख देता हूँ बेटा, वेट कर लें, सुकून से काम कर लेते हैं। देखो रेशो सुकून से करना, रेशो आएगा पेपर में, बता रहा हूँ, ड्रॉप नहीं करना है इस टॉपिक को। अब आप बताएं परचेज कितनी है, क्योंकि मैं ज्यादा वर्किंग नहीं कर रहा। 2,30,000। 2,30,000, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को ताकि आपको याद रहे। तो परचेज आ गई 2,30,000, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड कर लेते हैं। मैं वर्किंग कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ साइड पर। तो पहले में क्या चाहिए होगा, सेल्स चाहिए होगा। ओ सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल चाहिए होगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 24,000। फिर हमें सेल्स चाहिए होगी, सेल्स का हमें लेना पड़ेगा 80%, 240,000। मल्टीप्लाई बाय 365। सर आंसर है बताएं क्या? 37। बेटा होल नंबर, उसको असल आंसर क्या आएगा? 36.5 आ रहा है असल। एक मिनट सबर कीजिएगा, मैं इसको जरा साइड लाइन कर दूं। सर आंसर 36.5 है, उसको राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ किया तो 37 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 37 डेज, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर की तरफ आते हैं। सो ट्रेड पेबल कितने गिवन है सवाल में, 11,000 डिवाइडेड बाय हमें परचेज लेना पड़ेगा। परचेज ये रहा, लेकिन इस परचेज का कितना लेना है 70%। जी 70% कितना हो जाएगा बताएं। 1,61,000। 161,000. जी सर। मल्टीप्लाई बाय 365 कितना है आंसर? राउंड ऑफ करके होल नंबर बताइए। 24.93. 24.9, तो ये 25 डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे आखिरी इन्वेंटरी टर्नओवर। सर ये कैसे फाइंड करते हैं, ये तो आपको आता होगा।
Average inventory upon cost of sales. Multiply 365. सर जी 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 बेटा। सर वो ऊपर ट्रेड रिसीवेबल का जो लिखा है क्रेडिट सेल्स लिखेंगे ना, हाँ तो क्रेडिट सेल्स लिखिए ना मैंने तो अगर तुम सवाल देखो 2,40,000 लिखी है आपने, हाँ ना, तो टोटल कैसे सेल्स थी आया हमारी वो? 3 लाख। देखो टोटल सेल्स थी हमारी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख थी टोटल सेल्स। और सवाल में वो कह रहा है कि हमारी 80% सेल्स जो है वो उस पे थी, क्रेडिट के ऊपर थी 80%। तो मैंने क्या किया, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 80% इज इक्वल टू 2,40,000, मैंने ये ओके किया। अच्छा, इसमें मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले फाइंड करवा दी, वो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं करनी थी, पहले मुझे ये सॉल्व करवाना चाहिए था मुझे। ठीक है बेटा, इट्स ओके। देखो तुम सवाल करोगे, शुरू शुरू में ऐसा होता है, ठीक है, ये अच्छी बात है, गलतियां होती हैं, इंसान आगे जाता है, आगे सीखता है इससे। अच्छा जी, सो इन्वेंट्री टर्नओवर की तरफ आते हैं। सर इन्वेंट्री टर्नओवर में सबसे पहले आएगा एवरेज इन्वेंट्री, तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 30,000 हमें दिया 40,000. हुआ है और 50,000 दिया है, दोनों को एवरेज करें, ये हो जाएगा 40,000. 40,000। 40,000। मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल चुके हैं 250,000. 250,000 Multiply 365. मल्टीप्लाई बाय 365। Sir, answer है बताएं कितना 59 days. कितना 59 59 days. एग्जैक्ट, हाँ नहीं सर, वो राउंड ऑफ किया है. ठीक है। यहाँ तक मेरा बात क्लियर है। 58.4 आ रहा है सर पहले। 58.4 आ रहा है तो आप अपवर्ड जाएंगे ना, तो 59 हो जाएगा। जी। जी बेटा, कोई इश्यू? नो सर. नो सर। बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं डायरेक्ट पेपर की तरफ जा रहा हूँ अभी। ले ली स्क्रीनशॉट? जी सर। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब आपको सवाल दे रहा हूँ, आपने हिम्मत करनी, कर देना है सवाल। आपने कर लिया मतलब स्टार पक्का है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सर ठीक है, हाँ जी जी, बताएं बताएं। ये ट्रेड पेएबल का क्रेडिट परचेज दोबारा बताएं कैसे है? क्रेडिट परचेज कैसे आया? देखो पहले हमने परचेज फाइंड किया, वो थोड़ा मुश्किल काम था। परचेज फाइंड करने के लिए हमने सोचा इक्वेशन बनाते हैं ये वाली। इस इक्वेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया हुआ था उसने। ठीक है, परचेज फाइंड करने का तरीका एक होता है ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाओ, वो तो बनाने से रहे, क्योंकि वो सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है। दूसरा तरीका आपके पास होता है कि आप जो है इक्वेशन बनाए कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास मिसिंग है, तो वो कैसे फाइंड किया? वो हमने मार्कअप लगा के फाइंड किया है। अब तुम्हारी मार्कअप एंड मार्जिन पे बहुत ग्रिप होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए, बता रहा हूँ। तो हमने मार्कअप जो है क्या नाम है सेल्स पे लगता नहीं, तो हमने इसको मार्जिन में कन्वर्ट किया, और हमने इसके जरिए क्या नाम है जीपी फाइंड किया, जीपी को माइनस किया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पुट की, क्लोजिंग इन्वेंट्री पुट की, ओपनिंग इन्वेंट्री पुट की, परचेज आ गई। 2,50,000 है, ये 30,000 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2,80,000, 50,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2,80,000 में से 50 माइनस करें, ये हो जाएगा 2,30,000। इस तरीके से परचेज आएगी। ठीक है, तो इसमें हो सकता है तुम्हें मार्कअप मार्जिन समझ में नहीं आया, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले बच्चों को सवाल दे दूं, फिर मैं आखिर में तुम्हें मार्कअप मार्जिन दोबारा समझाता हूँ कि मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने जो सीखा है ना रेशो में, हमने परसेंटेज निकालना सीखा है, ये 20% कैसे आया हमने ये सीखा है, इसका कन्वर्जन आपको मैंने नहीं सिखाया अभी तक। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? सर जी सर, फिर आपने इसमें सर 1,61,000 लिखा है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेपर में अब सीन इसमें ये कि ये जो परचेज है ना हमारी, ये टोटल परचेज है। इसने बोला है इसमें से अच्छा सिर्फ अच्छा 70% क्रेडिट पे, समझ गया समझ गया। और हम यहाँ क्या लिखते हैं? क्रेडिट परचेज लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि ये टोटल सर परचेज थी। हाँ हाँ जी जी सर, बेटा, इसमें से 70% निकालेंगे। 70% निकाला जी। सर ये 40,000 आपने एवरेज निकाला है? हाँ ये एवरेज निकाला है, ये ऐसे निकाला कि 50,000 वो आता है सर, प्लस। बस ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए जी। अभी ऐसा है, मैं रिकॉर्डिंग पे रुकूं, मेरी रिकॉर्डिंग लगी रहे, सवाल दिखाता हूँ आपको मैं। ये सवाल आपने खुद करना है, मुश्किलात होंगी, परेशानी होगी, ये कर लिया तो स्टार पक्का आप लोगों को बता रहा हूँ।
पहले मिटा दूं मैं सारा, इसका रेफरेंस भी दे देता हूं आपको मैं, तो आप बुक से भी जाके देख सकते हैं। अब सुने बेटा, ओ लेवल बच्चों को भी बात बता दूं कि ओ लेवल में ट्रेड रिसीवेबल के, ट्रेड पेबल के सवाल नहीं मिलेंगे आपको पास पेपर से, ये अपडेट हुआ है, तो आपको ए लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो पेपर का मैं रेफरेंस ऊपर लिख देता हूं, तो आप पास पेपर से जाके देख सकते हैं। ये है मई जून 2017 पेपर 2-3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये ए लेवल का पेपर है, ए लेवल का कोड है 9706, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसका पहला पार्ट करना है। पहले पार्ट में इसने लिखा है कि पहले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लिखो, वो तो आसान है, वो आप सबको पता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये आपने लिख दिया, ठीक है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैलकुलेट करो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज जो है वो कैलकुलेट करो आप लोग जो है। तो आप लोग कैलकुलेट करें, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोकता हूं, फिर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कराता हूं ताकि आप गो थ्रू कर सकें। जी बेटा, ओहो जी बेटा, अच्छा जी बेटा, इस सवाल में क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करें, उसने हमें मार्जिन दिया हुआ है, परसेंटेज, और जीपी दिया हुआ है। मार्जिन को मार्कअप में तब कन्वर्ट किया जाता है जब हमें सेल्स या कॉस्ट गिवन हो, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट दे दे ना, ग्रॉस प्रॉफिट, और मार्जिन या मार्कअप दे दे, फिर तो उसका फॉर्मूला यूज किया करें, फिर फॉर्मूला यूज किया करें, ठीक है। तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिख देते हैं। जीपी की वैल्यू है 37,150 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर 100 को इग्नोर करना हो आपने, इस 100 को, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें 20% को। तो 20% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये हो जाएगा 37,150 डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स हो जाएगी, सेल्स इज इक्वल टू 37,150 डिवाइड बाय 0.2। बताएं कितनी आ गई सेल्स, 185750। 185750। विजय बेटा यहाँ तक मेरे साथ हो। एक तरीका तो ये है, जी सर। दूसरा तरीका एससीपी भी समझा देता हूँ। एससीपी मार्जिन कितना है 20, और मार्जिन किस पे लगता है, सेल्स पे। सेल्स क्या हो जाएगा 100, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। वैल्यू में किसकी गिवन है, ये वैल्यू में प्रॉफिट की गिवन है, तो प्रॉफिट के आगे लिख दो 37,150। फाइंड क्या करना है, फाइंड सेल्स करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, तो ये हो जाएगा 37,150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। विजय बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, मसला पता है दूसरा कौन सा है, हमें क्रेडिट सेल्स दिखनी होती है, के सेल से लेस कर देंगे। एक्सीडेंट, तो के सेल्स दी हुई ये हटानी पड़ेगी आपने इसमें से, ठीक है। तो आपने इससे क्या करना है, इसको जब क्रेडिट सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये है 185750 माइनस 18575। बताएं कितना हो जाएगा, 167175। ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 67175। अच्छा 175, सॉरी, तो 37 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट लिख देता हूँ। 175 ये है ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 365। अब एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा है पहले वो बताओ मुझे जरा, ताकि बच्चों को जरा समझा दूं मैं। 36.0203। अच्छा, अब मसला क्या है, एग्जामिनर ने इसको 37 ही लिखा है। एग्जामिनर ने इसके आंसर में 37 डेज ही यूज किया है। तो आई थिंक सो, चाहे 0.01 आ रहा हो या चाहे 36.1 आ रहा हो, आपने दोनों सूरत में अपवर्ड करना है। अगर आंसर के अंदर 36.0001 आ रहा हो, फिर आप 36 लिख सकते हैं। ट्रू डेसिमल प्लेस के अंदर अगर वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हो तो आप कर दिया करें आपको, ठीक है बेटा।
और बेस्ट तरीका ये होता है आप एक्चुअल आंसर भी लिखें एंड देन अपलोड कर दें। एग्जामिनर के पास मार्क्स काट ही नहीं सकता आप लोगों के। यहां तक बात क्लियर है मेरी गाइस? विजय, जी सर। ईश्वर, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करो। पता है ये 4 मार्क्स की सवाल है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। आपने अब खुद सोचना है। उसने मैं आपको आसानी से कुछ चीजें, 1 मिनट सब्र कीजिएगा, ठीक है? आपको आसानी के लिए कुछ चीजें मैं हाईलाइट करवा देता हूं। ये इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 5 टाइम्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड हो सकती है चूंकि जीपी भी दिया हुआ है और सेल्स ईयरिंग। आप थोड़ा खुद सोचें फिर मैं करवाता हूँ। मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे चीजें मैनेज हो जाएंगी। सर टाइम वाले में मल्टीप्लाई 365 नहीं होता ना, उसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता उसमें फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर आता है। हाँ सर मल्टीप्लाई होता है कुछ? नहीं मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। आप लोगों ने क्या करना होगा, पहले रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाना होगा। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाना होगा। ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री पहले फाइंड करनी होगी। कौन सी चीज फाइंड करनी होगी? एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी होगी। ये पहला स्टेप है सर। दूसरा स्टेप ये कि विजय बेटा बाकी लोगों को भी काम करने का मौका दें। दूसरा स्टेप ये कि आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपन करें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसमें ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? ये ध्यान में रख लें। अब आप ऊपर की चीजें देख लें और ट्राई करें कि ये कैसे होगा। तो पहले एवरेज इन्वेंट्री फाइंड। जी ईश्वर बेटा क्या कह रहे हो? सर आपने बोला था ना कि वो मैं बोल रहा था सर असल में। अच्छा ठीक है ओके ओके। अराउंड 10 मिनट। जी 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 बेटा। सर ये सवाल बच्चों ने गलत किया था इस साल में, मतलब ज्यादातर बच्चों ने? नहीं यार ये सवाल गलत नहीं किया था, पर यानी अगर मैं सवाल डायरेक्ट फर्स्ट चॉइस पे देता हूँ ना, बच्चे कम कर पाते हैं। अच्छा सवाल है वैसे। हाँ सर ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना इसके अंदर कि भाई ऐसे वैसे होगा। देखें परेशानी तो होती है हर बच्चे को, तो इट्स ओके। पेपर में आपके पास लेवरेज होता है, मतलब ए लेवल में आउट ऑफ 90 56 पेज आ रहा होता है। सो ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा सवाल कर, यानी अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मेरा ए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग ए ले सकते हैं, अब बस अपनी कोशिश पूरी करें, ये मेन चीज है। तो मेजोरिटी बच्चे नहीं कर पाते ये सवाल जो है ना, ऑन एवरेज नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद एक और सवाल भी है, लेकिन उसके लिए मुझे करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो पढ़ाना है, लिक्विड रेशियो वो रहता है। जी बेटा इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है? कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करेंगे तभी तो फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करें? सेल्स की वैल्यू गिवन है, ये देख लें, ये सेल्स की वैल्यू है आपके पास, और ये जीपी की। 148,600। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 185750 माइनस जीपी कितना है? जी बेटा दोबारा बताएं यास्मीन बेटा कितनी आई? 148,600। 148 हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है जी। तो हमें तो यही चाहिए 148,600, बाकी तो काम हो गया। और ये कितना है? 5 टाइम्स है, ये वैल्यू दी हुई है तो हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5 टाइम्स 148 क्या था? 148,600 डिवाइडेड बाय। सर एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग भी गिवन नहीं है। उस पे आ रहा हूँ। डिवाइड कर देंगे ना सर। ठीक है ना? तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ना, इसको आप वहां लेके जाएं और 5 को आप नीचे की तरफ लेकर आ जाएं। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज
इन्वेंट्री इज इक्वल टू 148,600 डिवाइडेड बाय 5। बताएं कितनी आएगी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास? 29,720। 29720. 29720, ये आंसर आ गया हमारे पास। विजय बेटा बात क्लिक हो रही है कि एवरेज इन्वेंट्री हमने कैसे फाइंड की? देखो एवरेज इन्वेंट्री को तुम ओपन नहीं करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नहीं करो, एवरेज इन्वेंट्री हमें वैसे फाइंड करनी है। मतलब एक तो ये कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो फाइंड करें, वैसे नहीं फाइंड करो एवरेज इन्वेंट्री को। इस फॉर्मूले यानी इस फॉर्मूले में सिर्फ 3 चीजें हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक एवरेज इन्वेंट्री है, एक टर्नओवर टाइम्स है। तो तुम्हारे पास ये तुम्हें गिवन है और ये तुम्हें गिवन है, तो तुम जाके क्या नाम है एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड कर लो। इन दोनों चीजों के जरिए फाइंड करो, इन दोनों चीजों के जरिए बस। तो हमने क्या किया, 148,600 था और टाइम्स को इस तरफ लेकर आ गए तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 किया, आंसर आ गया 29720। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 29720, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है ऊपर दी हुई है, ये रही 25200 लिख देते हैं, प्लस क्लोजिंग, और ये 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बताएं कितना आंसर आया? 59440. 59,440। सर ये आंसर कैसे आया? पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, और ये जो हमारे पास आ रहा था 2520, उसको हम यहाँ लेकर गए, ये माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 59440। जी बेटा। नहीं सर 34240 आ रही है। जी सर। कोई बात, अच्छा दोबारा बता। 34240. 34240. ओके कोई इशू नहीं। देखिए बेटा एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोग अगर वहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं ना पेपर में जाके, इतना सारा करके आपने, लाइक एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, फॉर सपोज आप लोगों की सेल्स गलत आई, किसी बच्चे ने सेल्स गलत निकाल दी, उसका तो बेचारे का पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, क्या ख्याल है? क्योंकि सेल्स गलत आएगी तो क्रेडिट सेल्स भी गलत आएगी, सेल्स गलत आएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गलत आएगी, बेचारे का तो बड़ा गर्क हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी एक वैल्यू गलत होगी ना, सिर्फ उसका मार्क्स आएगा, फिर एग्जामिनर क्या करेगा, जो आपने वैल्यू निकाली है वो एज इट इज रखेगा फॉर्मूले में, फिर चेक करेगा। तो ये जन बनाने, अगर आप लोगों से वहां कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो पैनिक नहीं होना, आपने जहां किया सिर्फ वहां मार्क्स जाएगा, उससे आगे आपने जहां वो फिगर लिखी होगी, एग्जामिनर क्या करेगा, अपनी वैल्यू छोड़ के आपकी वैल्यू रख के आंसर देखेगा कि तब सही आ रहा है नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपने सर ये आंसर सबका एक जैसा हमारा अलग होगा फिर सही करेगा? क्या मतलब? हाँ, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, पूरे दे देगा, एक मार्क्स काटेगा सिर्फ आपका। लाइक तुमने सेल्स निकाली 2 लाख, तुमने सेल्स निकाली 2 लाख, ठीक है, तुम्हारा यहाँ 1 मार्क चला जाएगा। उसके बाद तुमने क्या किया होगा, यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी उसमें से तुमने क्या किया होगा, 2 लाख में से ये माइनस किया होगा 18575, एग्जामिनर वो वाली वैल्यू उठाएगा जो तुमने लिखी होगी, वो वाली वैल्यू उठाएगा, उसके जरिए चेक करेगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा। तो सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर पेपर में खुदा ना खासा आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लाइक जैसे यहाँ आंसर गलत लिख दिया आपने, परेशान नहीं होना, आपका सिर्फ 1 मार्क्स जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वो मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल सुकून से काम करना है। तो ये वाला सवाल है ट्रेड पेबल वाला, ये घर जाके करना है आपने, ये घर जाके करना है। और रेशो के क्या फायदे हैं मैंने लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रेशो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रेशो कंपैरिजन में हेल्प करता है, एंड क्या नाम है, रेशो बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है दूसरे बिजनेस के साथ। और ऊपर मैंने बताया कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बताया हम दूसरे बिजनेस के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लाइक फॉर सपोज इन्वेंटरी टर्नओवर डेज जो है आपका बढ़ रहा है, मतलब टाइम बहुत लगा रहे हैं माल बेचने में आप, तो फिर आप कुछ फैसला करेंगे कि क्या करें कि माल जल्द अज जल्द बिके। इस पे इंशाल्लाह कल बात होगी, कल भी हमारी क्लास होगी, सो कल बात करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ।